नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर से जीके के 25 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्रोवाइड करता हूं। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलता रहे। और आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो मेरी पहली क्लास है वो जीके जीएस की है। ये आपको सुबह के टाइम 8 बजे प्रोवाइड की जाती है। दूसरी क्लास एनसीईआरटी जीके, जिसमें इतिहास और भूगोल से रिलेटेड प्रश्न होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको दोपहर के टाइम 1 बजे प्रोवाइड की जाती है। और जो आपकी तीसरी क्लास है वो आपकी प्रोवाइड की जाती है शाम के टाइम 6 बजे, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ जीके के। तो चलिए, आज की जो आपकी क्लास है ये आपकी तीसरी क्लास है। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। जो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन जवाब दे रहे हैं पहली अनुसूची में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का जो है विवरण किया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहली अनुसूची। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं? सभी लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। भारत में जो है 22 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं। ठीक है, पुल जिसमें भी जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल सन 2017 कितना 1 अप्रैल सन कितना 2017 को एसबीआई के 4 सहायक बैंकों के माध्यम से जो है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए थे? 22। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 22 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है डेयरी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग दूसरा ऑप्शन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पशुओं की जैविक प्रक्रिया जो है उसी पर ये बैंक जो है निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है? ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, क्या नगर में मौसम के हिसाब से बेरोजगारी होती है, क्या ये आपका ये सही है? या दूसरा ऑप्शन ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है? या आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ऐसी रोजगारी जिसमें वर्ष में रोजगार प्राप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर रोजगार प्राप्त नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि ये आपके कोट ठंडी के आइटम जैसे हो गए, स्वेटर हो गया, कोट पैंट हो गया, ये सब सिर्फ ठंडी में 2 से 3 महीने इसकी सेलिंग होती है, फिर इसके बाद ये गर्मियों में कम बिकते हैं। अब गर्मियों में पहने जाने वाले जैसे टी शर्ट हैं, ये सब चीज़ें ठंडियों में कम बिकती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त ही नहीं होता। बिल्कुल, गर्मी में थोड़ी ना कोई खरीदेगा जैकेट ये सब। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आपको पता ही है, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं इसी को।
तो चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्रक है जहाँ पर उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं, यहाँ रोजगार की अवधि नियुक्त होती है। जीवनी सभी लोग यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 75 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियुक्त होती है, तो वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। संगठित यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, संगठित क्षेत्र उन कार्यस्थलों या उद्यमों को कवर करते हैं जहां पर रोजगार की शर्तें जो है नियमित होती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तख्ता पटल है क्या चीज़ है। अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना, या सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, ये है। या आपका तीसरा ऑप्शन किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग ध्यान से देखिए, जो आपका इसमें पहला वाला ऑप्शन है, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अगर कोई हटा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, तख्ता पटल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी सरकार होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है लोकतांत्रिक, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकतांत्रिक जो सरकार है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, वो ये है कि अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन ये स्वयं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान में रखिए, पॉइंट याद रखिए ये चीज़। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। सभी लोग बताने की कोशिश करें। 78 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ये चौथा वाला रक्षा मंत्री का सचिव ये आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिन्हें एक विशिष्ट अवधि के लिए लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये चौथा वाला है रक्षा मंत्री का सचिव, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन नहीं है, तो रक्षा मंत्री का सचिव। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 वाला है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भारत में नए राज्य का गठन कैसे होता है। बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, या सरल बहुमत से होता है, या बिना किसी बहुमत के होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्वेश्चंस है आपको पता होना चाहिए। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है सरल बहुमत, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में नए राज्य का गठन कैसे होता है, सरल बहुमत के अकॉर्डिंग होता है। आपको मैं बता दूं ये सरल बहुमत के बारे में, तो देखिए आप पहले थोड़ा सा टॉपिक सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, संसद को विधि द्वारा किसी राज्य में, इस अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को विधि द्वारा किसी राज्य में से उनका राज्य क्षेत्र अलग करने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों को इसमें मिलाया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग बहुमत देते हैं और ये बहुमत बहुत सरल तरीके से लिया जाता है। तो इसी प्रकार से राज्य का गठन होता है, नए राज्य का। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर पहला वाला जम्मू तथा कश्मीर ये आ रहा है, ये लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद
370 सभी को पता होगा कि अभी जल्दी में ही मोदी सरकार ने इस अनुच्छेद 370 को वहाँ से हटाया था, जो कि लगा हुआ था। तो इससे पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर जो झंडा था, यहाँ पर भारतीय झंडा नहीं था, ये एक अलग ही यहाँ पर झंडा चलता था, ब्लैक कलर का, वहाँ का कुछ अलग ही झंडा था। लेकिन जब से यहाँ पर धारा 370 हटाया गया तो वहाँ पर भी इंडिया का झंडा ही अब मान्य हो गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जम्मू तथा कश्मीर जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अब ये भारत में सम्मिलित हो गया पूर्णतया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 42वां संवैधानिक संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म संविधान या लघु संविधान या मुख्य संविधान या इनमें से कोई नहीं। तो 81वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो है आपका 42वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है लघु संविधान, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के 42वें संशोधन को आधिकारिक रूप से जो है 1976 सन 1976 के रूप में जाना जाता है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लघु संविधान इसे सन 1976 में भी लागू किया गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? सभी लोग बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 25 है, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, आरंभ में भारतीय संविधान में कितने भाग थे? केवल 22 भाग थे। लेकिन अनुच्छेद जो है 395 के तहत 8 अनुसूचियाँ और इसमें शामिल की गई, जिसके तहत ये 25 भाग में विभाजित हो गया। तो भारतीय संविधान जो है आपका 25 भागों में है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा वाला है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग बताएं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। तो जो आपका ये 84 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका जो है 599 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग डेट भी याद रखिए, 599 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है, इससे पहले की भी वीडियो में बताया है कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। जो आपका ईस्वी होता है, जब से आपका कैलेंडर चल रहा है, इसको हम ईस्वी कहते हैं। और जब कैलेंडर नहीं चल रहा था, बहुत पहले जब कैलेंडर नहीं चलता था, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? ईसा पूर्व कहते थे। ठीक है, जब कैलेंडर नहीं शुरू हुआ तो उससे 599 ईसा पूर्व पहले, इसको 600 मान सकते हैं। मतलब एक आंकड़ा मोटा मोटा मानिए कि 600 ईसा पूर्व पहले जो है इनका जन्म हुआ था। अगर एक हिसाब से देखा जाए, ये आपका 2021 चल रहा है। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था हम आपको क्लियर बता रहे हैं। मान लीजिए ये 2021 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप इसमें 599 ईसा साल पूर्व पहले, तो मतलब आप ये समझ लीजिए 2021 ये हो गया, 2021 ये हो गया, प्लस इसमें और ऐड कर दीजिए आप 599। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 9 1 10, 9 2 11, 1 12, 6 तो है। मतलब महावीर स्वामी का जन्म अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 2620 ईस्वी पहले हुआ था। ठीक है, 2620 ईसा पूर्व, मतलब इतना साल हो गया उनका जन्म के। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर क्या था, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर, ये तो आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। यहाँ पर केवल आपसे इतना पूछा जा रहा था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका सही ऑप्शन है कुंडग्राम। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखिए। बाकी इसके अदर टॉपिक भी हैं, मैंने आपको बताया वो। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा?
तो 85 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर तीसरा कुजुल कैटफिशेस, ठीक है, थोड़ा सा टफ नाम है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा है कुजुल कैटफिशेस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुजुल कैटफिशेस 30 से 80 ईस्वी के आसपास, देखिए यहाँ पर कैलेंडर स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये सन 30 की बात कर रहे हैं, 30 से 80 ईस्वी, ठीक है। जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, ऐसे थोड़ी ना कि 2020 से तुरंत शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी ना था। सन 1, सन 2, सन 3, 4 ऐसे ऐसे करते करते आज 2021 पहुंचा है, ठीक है। और जब नहीं स्टार्ट था तब उसे हम ईसा पूर्व कहते थे। जब कैलेंडर स्टार्ट ही नहीं था उससे पहले के तिथि को हम क्या कहते थे? ईसा पूर्व। सन 1 से पहले क्या था? अगर 1 से 5 साल पहले कोई पीछे की बात है तो उसे हम 5 ईसा पूर्व बोलेंगे। तो ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे यहाँ पर सिंपल क्या पूछा जा रहा है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुजुल कैटफिशेस ये सन 30 से सन 80 ईस्वी के लगभग में, नहीं क्लियर है, ये सन 30 से सन 80 में दक्षिण संपन्न क्षेत्र जिसे परंपरागत रूप से गांधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वहाँ के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? बताइए सभी लोग, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर पहला वाला है कांचीपुरम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिए, जान लीजिए कांचीपुरम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तमिलनाडु में ये पड़ता है, ये भी बता दूं मैं आपको, तमिलनाडु का कांचीपुरम, ठीक है। वर्तमान में ये क्या है? इसे कांचीपुरम नहीं कांची केवल आजकल बोला जाता है वर्तमान समय में। तो ऑप्शन नंबर 1 जिनका भी है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब फटाफट जवाब दीजिए, सारे क्वेश्चंस आसान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर जो आपका ऋग्वेद है ये बिल्कुल प्राचीनतम है। जुकाम भी तगड़ा है। तो आपका मैं बता दूं कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद, ये है प्राचीनतम वेद है। और इसके अलावा जो सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है ये आपके इससे ऊपर है, मतलब इससे पहले आएंगे, इसके बाद आएंगे मतलब। तो जितने भी लोग का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? सभी को पता होगा 88 नंबर क्वेश्चंस। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लिया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है किस जल प्रणाली पर आधारित है? तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, गंगा भागीरथी हुग नदी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पर। चलिए सभी लोग अच्छे से देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? 90 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताइए, भारत का श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा एडम्स सेतु आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि भारत के दक्षिण और पूरब तट के आसपास ये स्थित है, ठीक है, ये एडम्स सेतु। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डेथ वैली किस देश में स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए इसका, डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो 91 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर चौथा आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? डेथ वैली को मृत घाटी, ठीक है। ये कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर जो चौथा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है। बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे दिन और रात कैसे होता है। ये पृथ्वी का घूर्णन जो है इसी के कारण होता है। पृथ्वी दिन और रात अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तो लगभग ये परिक्रमा जो होती है इसको 24 घंटा लगता है पूरा करने में। तब इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी जो है अपने धुरी पर, एक होता है कि पूरा ये यूनिवर्स में जो सूर्य है उसका चक्कर लगा रही है, और एक होता है अपने धुरी पर ही घूमती रहती है। जैसे किसी, मान लीजिए किसी चीज़ में किसी बॉल को अगर फंसा दें और उसी पर घुमाएं तो उसे उसका अक्ष कहते हैं। और अगर किसी चीज़ के लिए घुमाया जाए, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन के चारों तरफ उस बॉल को घुमाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो अपनी धुरी को छोड़कर परिक्रमा कर रही है, तो ये अपनी धुरी पर घूमना उसे ध्रुव पर घूमना कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर पहला है पृथ्वी का घूर्णन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे से जान जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है चंद्रमा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चंद्रमा जो है ये सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल मध्य में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा ना हो तो बहुत नुकसान हो सकता है। चंद्रमा देखिए प्रकृति जो है बहुत सिस्टम से बनाया गया है, जिसने भी इसको बनाया है पता नहीं किसने बनाया, कि कोई नहीं जानता, लेकिन ये ब्रह्मांड बहुत ही सिस्टम से है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, तो ये आपका चंद्रमा जो है ये मध्य में रहता है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिए। समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, समय समय पर गुदा द्वारा मल जो है बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए, आप ही से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, ठीक है, निष्कासन, इस प्रक्रिया को निष्कासन प्रक्रिया कहते हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप ये भी जान लीजिए कि जीव जंतु जो है कुछ पदार्थ को अपरिहार्य, मतलब अपरिहार्य रूप से भोजन को अपरिहार्य रूप से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जो कि इतनी अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं कि वे इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि भोजन जो है कोई जानवर बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेता है, तो होता क्या है कि जो आप वो पचा नहीं पाते हैं, तो इस क्रिया में होता क्या है, उनके आंत में ये चले जाते हैं, और जब इसका निष्कासन होता है तब ये भोजन की गुदा को मल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्कासन। ये एक छोटी सी जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हमारे क्लास की टाइमिंग पता है, और जिनको नहीं पता है वो लोग जान लें। ठीक है, जो पहली क्लास है सुबह के टाइम 9 बजे, और दूसरी क्लास है आपको नहीं, पहली क्लास जो है सुबह के टाइम 8 बजे, दूसरी क्लास सुबह दोपहर के टाइम 1 बजे, और जो लास्ट क्लास है आपको 6 बजे प्रोवाइड की जाती है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। आप लोग मोटिवेशनल देते रहिए, जिससे कि मैं वीडियो बनाता रहूं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।